स्कूल फीस जरूरी और मजबूरी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज की इस चर्चा में हम स्कूल फीस को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जब मार्च में ऐलान हो चुका था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब थोड़ी सी राहत मिलेगी कोरोना से, तो एक बार फिर से निजी स्कूलों को भी राहत दी जाएगी कि वो अपनी स्कूल फीस को वसूल कर सके। लेकिन अब हुआ क्या है, हरियाणा सरकार ने खासतौर पर निजी स्कूल संचालकों को राहत देते हुए लॉकडाउन के बीच छिड़े फीस मामले के विवाद के बीचों बीच एक राहत तो दी है, लेकिन इसी बीच देखना यह होगा कि कहीं ये राहत मुश्किल ना बन जाए, क्योंकि अभिभावकों में खास तौर पर सक्षम अभिभावक और असक्षम अभिभावकों को लेकर भी इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत दुविधा नजर आती है। क्योंकि स्कूल फीस का मामला तो निकलकर बार बार सामने आता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जब राहत दी है तो इस राहत का कितना फायदा पहुंचता है निजी स्कूलों को, और ऐसा ना हो कि इस फायदे को भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आगे के लिए निभाया जाए, अपनाया जाए। हालांकि बहुत सारे नियम हैं जो खासतौर पर इस अनलॉक 1 के साथ शुरू की गए, और इसी में हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों के लिए भी राहत देते हुए तमाम नियमों का ऐलान किया है। उधर बात की जाए अगर एक फाउंडेशन की, तो उसने भी हाईकोर्ट में, हरियाणा हाईकोर्ट में यह कहा है कि अब निजी स्कूलों की मजबूरी हो चुकी है कि वो फीस लें। ऐसे में जो अभिभावक हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि जब से सरकार ने कहा है कि सक्षम अभिभावकों को फीस देने की आवश्यकता है, तब से ही 95% अभिभावक असक्षम हो चुके हैं। तो इन दोनों ही चीजों पर चर्चा करेंगे कि कितनी मुश्किलें हैं और कितनी आसानियां हैं इस पूरे मामले को लेकर। अगर बात हम एक फाउंडेशन की कर रहे हैं, खासतौर पर निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर कुलभूषण शर्मा है, उन्होंने फीस मसले को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितनी राहत फिलहाल अभिभावकों को मिली है या फिर कितनी मुश्किलें अभिभावकों को होने वाली हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल हैं जिनकी फीस की अगर हम बात करें तो वो अभी तक नहीं ली जा रही है। शुरुआत में हालांकि मार्च के दौरान और अप्रैल में भी बीच में बार बार ये खबर आई थी कि निजी स्कूल दबाव बना रहे हैं खासतौर पर पेरेंट्स पर कि वो स्कूल की फीस भरें, लेकिन लॉकडाउन के बाद हालात कहीं ना कहीं तंगी के हो गए थे बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब देखना होगा कि तंगी के हालात तो देखिए अभी भी हैं, लेकिन हाँ, अनलॉक 1 के शुरुआत के साथ बहुत सारे ऑफिस खुलने के बाद अब लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो उसी तरह से हरियाणा सरकार ने कोशिश यही की है कि निजी स्कूल संचालकों को भी कुछ राहत दी जाए। हरियाणा की शिक्षा पर जो नई गाइडलाइन है अनलॉक 1 के साथ, वो हम आपको बताते हैं। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को राहत दी है, लेकिन ये राहत उनके लिए कितनी बड़ी है ये हम जानेंगे। अब जून से रेगुलर फीस जो निजी स्कूल हैं वो वसूलेंगे, यानी कि कल से ही अब जो निजी स्कूल हैं वो पूरे महीने की फीस ले सकते हैं। अब तक इस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब ये रोक हट चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से इस पर चर्चा होनी लाजमी है। अब बात करें स्कूल की मासिक ट्यूशन फीस की, तो वो नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि निजी स्कूल इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अघोषित शुल्क भी, यानी कि जो हिडन शुल्क होता है, हिडन कॉस्ट होती है, उसे भी नहीं बढ़ाया जा सकता। लॉकडाउन का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी वो नहीं ले सकेंगे। निजी स्कूल इस साल ड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्रेस चेंज, पाठ्य पुस्तकों के प्रैक्टिकल फाइल चेंज, इन सब में बहुत ज्यादा फीस लगती है। फीस नहीं देने पर किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटे जाने की भी हरियाणा सरकार ने बात कही। अब गृह मंत्रालय की शिक्षा पर क्या गाइडलाइन है वो भी जान लेते हैं। लॉकडाउन पार्ट 5 को गृह मंत्रालय ने अनलॉक पार्ट 1 कहा है। फेज 2 में कोचिंग सेंटर, कॉलेज कोचिंग सेंटर्स खासतौर पर देखिए खोलने की बात कही है। राज्य सरकार को संस्थान से जुड़े लोगों से बातचीत करनी होगी, वहां पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से बातचीत करनी होगी, और इसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक डाटा भी तैयार किया जाएगा। इस डाटा के तैयार होने के बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा, और केंद्र को भेजने के बाद ही किसी भी तरह का विचार होगा और इन संस्थानों को खोलने पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होगा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसमें चेहरे पर मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठना होगा, एक दूसरे से हाथ ना मिलाने जैसी चीजें इसमें शामिल होंगी। स्कूलों को एक बेंच छोड़कर बच्चों को बैठाने की इजाजत दी जाएगी।
फेज 2 में स्कूलों में उन्हीं क्लास के बच्चों को बुलाने की अनुमति मिलेगी जो समझदार हैं। पहली से 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं शुरू करने के लिए अभी कोई विकल्प तैयार नहीं है। सरकार इन कक्षाओं के छात्रों के लिए हालात सामान्य होने का इंतजार कर सकती है। 9वीं से 12वीं की कक्षा अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुरू की जा सकती है। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां पर सुबह शाम शिफ्ट में कक्षाएं जारी की जा सकती हैं। अब हमने आपको तीनों चीज बताई, क्योंकि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि स्कूलों की फीस को लेकर, तो ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी था कि हरियाणा सरकार जो गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और गृह मंत्रालय ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, तो क्या इसे इस चीज से भी तोलकर देखा जाए कि हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है कि आने वाले समय में यानी कि दूसरा चरण जब शुरू हो जाएगा तो क्या स्कूलों को खोला जाए। इन तमाम चीजों को लेकर क्या गाइडलाइंस है वो भी हमने आपको बताई। इस वक्त अशोक कुमार जो प्रदेश महासचिव है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक कुमार जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही कि जो स्कूल संचालकों की राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या उसे सच में राहत माना जाए या फिर कुछ और मुश्किलें भी हैं इसमें? अशोक कुमार जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी कारण के चलते, लेकिन हाँ एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वो प्रदेश महासचिव हैं जो अशोक कुमार जी हैं। ऐसे में कुछ अभिभावकों को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि जो इस वक्त निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने फीस को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि सक्षम और असक्षम के जो माता पिता हैं उनको लेकर फिलहाल दुविधाएं हो रही हैं, मुश्किलें हो रही हैं। अशोक कुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो प्रदेश महासचिव हैं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी आपका। अशोक कुमार जी, कहा तो यही जा रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में जैसे पहले भी विवाद हुआ, अप्रैल में जितना विवाद हुआ था निजी स्कूलों की फीस को लेकर, उस बीच अब जब ये फरमान जारी किया गया है जिसमें राहत की बात हो रही निजी स्कूलों की, तो इसमें सिर्फ राहत देखी जाए या फिर कुछ मुश्किलें भी सामने आ रही हैं? इसमें ये विपत्ति जो स्कूलों के सामने है, लॉकडाउन के दौरान जो सरकार के आदेश आए तो ऑनलाइन क्लासेज हमने स्टार्ट कर दी और जो स्कूलों को ट्यूशन फीस जिसको मंथली फीस बोला जाता है, ये स्कूल में अप्रैल के मई सेशन के अकॉर्डिंग जमा होने लग जाती थी। लेकिन लॉकडाउन की व्यवस्था को देखते हुए वो परेशानी स्कूल को भी झेलनी पड़ी कि वो फीस स्कूलों में नहीं पहुंच पाए सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। जी, तो क्या अभिभावकों की कोई प्रतिक्रिया आई है अब तक आपके पास इसको लेकर? अभिभावकों की यह प्रतिक्रिया आई, जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है तो सुचारू रूप से स्कूल आपने सबके प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसी व्यवस्था सामने आई है देश के सामने कोविड-19 की वजह से, जो कि बच्चे काफी परेशानी सामने ये आई कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं मिला, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का उसको थोड़ी बहुत तकलीफ आई। बच्चे को 10% बच्चे ऐसे निकले जो एंड्रॉइड फोन नहीं अवेलेबल हुआ, उनका फिर संपर्क किया गया पेरेंट्स से, बाकायदा टीचर ने कॉल करके उनकी मदद की गई कि भाई दूसरे बच्चे के साथ आप शेयर करके किसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और अपना काम सुचारू रूप से करें। 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के अकॉर्डिंग सुचारू रूप से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की गई है लॉकडाउन के अकॉर्डिंग, और अच्छे तरीके से जूम ऐप के माध्यम से, राइटिंग वर्क के माध्यम से, लर्निंग के पॉइंट से या टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरी सुविधा बच्चों को उपलब्ध स्कूल में करवाई गई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो एक बार गाइडलाइन आई उसमें हमारे फीस रुक गई, जिससे हमारे ऊपर बहुत सबसे ज्यादा होता है कि स्टाफ है स्कूल और मेंटेन करते होते हैं, उसके कारण स्कूल को बहुत ही परेशानी क्रिटिकल टाइम है कि व्यवस्था हमारे पास खराब है। देखिए बिल्कुल मुसीबत का वक्त इस वक्त सभी के साथ है, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो अभिभावक हो। लेकिन इस वक्त देखिए अंजलि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो अभिभावक हैं फतेहाबाद से। अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शिक्षाविद यशपाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन अंजलि जी सबसे पहले आप भी से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि एक अभिभावक के तौर पर आप हरियाणा सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखती हैं जिसमें आप जून से पूरी फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल? जी देखिए, अब हमारा तो यही मानना है कि बच्चे पेरेंट्स हैं जो माँ बाप वो फीस दें,
स्कूल में, क्योंकि हम पूरी मेहनत करवा रहे हैं, स्कूल में कोई कसर। हेलो अंजलि जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, हाँ जी, तो आपको ये लगता है कि स्कूल की फीस देनी चाहिए बच्चों की? हाँ जी मैडम, जो है स्कूल में बहुत मेहनत कर रही हैं। कोई वीडियो कॉल बना के भेज रहा है, कोई कोई ऐसे ही बच्चों को काम भेज रहे हैं स्कूल और में, खास तौर डायरिया पर बना बना के। सक्षम खास तौर पर अभिभावकों की अगर हम बात करें और हाँ जी, उन फैमिलीज की अगर हम बात करें जो दे सकते हैं स्कूल फीस, उन्हें तो जरूर देनी चाहिए। लेकिन जी, एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि अभी 95% जो लोग हैं वो जी, असक्षम रूप अपना दिखा रहे हैं कि हम नहीं दे सकते स्कूल फीस। उसको लेकर आप क्या जी, कहेंगे? जी, दे नहीं सकते हैं तो उनका वैसे तो काम ये ठीक है कहना कि हम फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो स्कूल वाले हैं वो अपनी तरफ से जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो उन्होंने भी तो टीचर्स को वेतन देना होता है, तो वो कहाँ से निकालेंगे? जब स्कूल से फीस ही नहीं आएगी तो वो टीचर्स को कैसे देंगे? बिल्कुल। देखिए, अलग अलग राय है सभी की और इस वक्त सुनील जी, कुमार भी अभिभावक ही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार जी, आपकी क्या राय है इस पर? क्या कहेंगे आप इस मामले पर? सुनील जी, माफ कीजिएगा, सुनील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अ, जगदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम। माफ कीजिएगा जगदीप जी, हाँ क्या जी कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? एक मैडम, अभिभावक के रूप में क्या आपको लगता है, ये फैसला ठीक है या गलत है, या फिर किस तरह से आगे किया जाना चाहिए था? नहीं जैसे मेरे से पहले अभी ये बैठे लेडीज जी अंजलि जी। अंजलि जी ने अभी बोला है कि टीचर की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही हम्म। और जो मतलब बनता है उस हिसाब से मतलब हमें पे करना चाहिए, जो मतलब पे कर सकती है। ठीक है। शिक्षाविद भी यशपाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल यादव जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ इस पूरे मामले पर। जी मैडम, असलियत तो ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, टीचर्स हमारे उस तरह से ऑनलाइन क्लासेज के लिए ट्रेंड भी नहीं थे। उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत ताकत लगाई है ऑनलाइन क्लासेज की। सबसे पहले तो ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग होने के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लासेज लेने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, ऑनलाइन के लिए एक्सपर्ट थे नहीं। तो उन्होंने बहुत थोड़े दिनों में ही बहुत जल्दी जल्दी करके सबके ट्रेनिंग ली और उसके बाद इन्होंने जो है क्लासेज लेना शुरू कर दिया। और ये क्लासेज में इस तरह से ली गई है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में ज्यादा समय लगता है। पहले टीचर्स को क्योंकि एक बच्चे के पास घर में एक ही मोबाइल होता है, उस मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू एक बच्चा एक बार पढ़ सकता है, दूसरा बच्चा दूसरी बार में पढ़ेगा। तो इसलिए टीचर्स को सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था। यहाँ तक भी 6-6, 7-7 बजे तक भी बच जाते थे टीचर्स को क्लास लेते हुए। तो सुबह से लेकर शाम तक टीचर बिजी रहता था। तो टीचर्स ने तो इतनी मेहनत की, टीचर्स का तो कोई कोर कसर नहीं है। उसको सैलरी नहीं मिल पा रही क्योंकि पेरेंट्स ने फीस नहीं दी। अच्छा, पेरेंट्स की अपनी मजबूरियां हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स के पास मजबूरियां नहीं थी। तो सरकार कुछ ऐसा इंतजामात करे कि जिससे पेरेंट्स पर भी वजन ना पड़े, या तो इसको उस तरह से लिया जाए कि सब जगह से सारी की सारी चीजें माफ हो जाए। जैसे हमारे बसों के इंस्टॉलमेंट है, जैसे हमारी स्मार्ट क्लास के इंस्टॉलमेंट है, हमारे बाकी खर्चे पे जिनके इंस्टॉलमेंट हमारी लगातार जाने लग रही है। तो क्या सरकार इस तरह का कुछ नहीं कर सकती, केवल स्कूलों की फीस माफ कर दी जाए और बाकी सबकी एज इट इज चलती रहे? तो इस तरह से तो बड़ा हुच का मामला हो जाएगा। मैं पेरेंट्स की बिल्कुल गलती नहीं बताता, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में हुआ ही बहुत मामला खराब है। पेरेंट्स हो सकता है फीस जमा करने के काबिल ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो दायित्व तो सरकार का बन जाता है ना प्रत्येक चीज के लिए। हम सरकार का एक सिस्टम है, एक स्कूल सरकार के नियमों के हिसाब से चलता है। तो तो पूरा जब सिस्टम अगर स्कूलों की फीस माफ करने के लिए बोला जाता है तो पूरे सिस्टम को ही कहा जाए कि जितने भी इंस्टॉलमेंट चल रही है, चाहे बैंकिंग के इंस्टॉलमेंट हो, इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट हो, बसों के पासिज वगैरह कराने की बात हो या टैक्सेज वगैरह की बात हो, सबको कहा जाए कि भाई कंप्लीटली इस वक्त के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ये सारी की सारी चीजें नहीं ली जाएगी। तो कितना अच्छा रहेगा। तो सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार ऐसा करने में सक्षम भी है।
लेकिन सरकार खुद इस मामले को होच पोच करना चाहती है। और यानी कि आपका मानना है कि ये जो पूरा फैसला लिया गया है सक्षम और असक्षम फिलहाल अभिभावकों को लेकर भी जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, उससे कहीं ना कहीं राहत तो मिल ही रही है, लेकिन मुश्किलें भी हो सकती हैं बहुत सारी। नहीं, ये कोई फैसला नहीं है, मैं इसको बुद्धिमत्ता पूर्वक फैसला नहीं कहता सरकार का। आपको क्या लगता है फिर क्या फैसला लिया जाना चाहिए था? नहीं, सरकार ने सिर्फ एक लाइन में कहा कि सक्षम पेरेंट्स फीस जमा कर सकते हैं। इससे तो सरकार ने स्कूल और अभिभावक के बीच की दूरियां बढ़ा दी है। इससे एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। ये तो एक बहुत बेपूर्ण कदम माना जा सकता है, ये कोई कदम नहीं था, क्योंकि इससे बिल्कुल बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। और यहाँ पर दो चीजें भी हो सकती हैं। ऐसे कब परिभाषित है कि कौन सक्षम है और कौन सक्षम और नहीं है? यशपाल जी, यहाँ पर दो तरह की चीजें हो सकती हैं, स्कूल की तरफ से भी हो सकती हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी देखिए जैसा अप्रैल में दबाव बनाया था स्कूलों ने और जो पहले तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। यहाँ दो तरह की चीजें हो सकती हैं, और एक तरफ असक्षम और सक्षम की परिभाषा को लेकर आप जो कह रहे हैं, ये दोनों ही मुश्किलों का सबब बन सकता है आगे। नहीं, मैं कहता हूँ जब स्थिति साफ नहीं होगी तो उस वक्त तो चाहे स्कूल हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कोई अन्य तीसरी पार्टी हो, सबके साथ असमंजस तो पैदा होगी ही होगी। ये तो सरकार का दायित्व बन जाता है कि सरकार पूरी की पूरी चीजें क्लियर करके चले, उसको परिभाषित करके चले कि सक्षमता की क्या परिभाषाएं होती है, कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है। यदि हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, हम तय करें कि सक्षम कौन है और सक्षम कौन नहीं, तो मैं अपने तरीके से करूंगा, लेकिन सरकार को तय करना चाहिए। सिर्फ स्कूलों पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि सक्षम कौन है, या अभिभावकों पर भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि अभिभावक स्वयं अपने आप को डिक्लेयर करें कि मैं सक्षम हूँ और मैं सक्षम नहीं हूँ। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। बहुत सारे अभिभावकों का ये भी मानना है कि स्कूल देनी चाहिए, यानी कि स्कूलों को फीस मिलनी चाहिए, स्कूल फीस देनी चाहिए। और ऐसे में अंजलि जी ने भी यही कहा, यही मत रखा अपना। लेकिन अंजलि जी, अब कैसे पता लग पाएगा कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है? ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। जैसा आपने कहा, आपका ये मानना है कि स्कूल फीस देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए, तो ऐसे में दिक्कतें हो सकती है पेरेंट्स को भी। अंजलि जी, अपने बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी फिलहाल स्कूल खुलने की तैयारी तो है नहीं, ऐसे में इस महीने की जो फीस है वो तो आप देनी ही पड़ेगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखो, देनी तो पड़ेगी, लेकिन स्कूल वालों को कुछ टाइम दे देना चाहिए पेरेंट्स को, कि अभी नहीं तो थोड़ा दिन ठहर के, जैसे उनके काम खुल जाते हैं वैसे धीरे धीरे वो अपनी पेमेंट स्कूल में जमा करवा सकते हैं। लेकिन स्कूल का भी पूरी तरह से दबाव ना हो कि हाँ हमें तो फीस चाहिए ही चाहिए। जब पेरेंट्स के पास काम ही नहीं होगा तो बच्चों की फीस कैसे देंगे, घर का काम कैसे चलाएंगे? इसलिए स्कूल वालों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि थोड़े दिन ठहर के हम अपनी पेमेंट ले सकते हैं पेरेंट्स से। लेकिन यहाँ पर समय की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है फिलहाल। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक अभिभावक के तौर पर आपने अपनी राय रखी। तो ऐसे में देखिए, जब हम अशोक जी से बात कर रहे हैं, अशोक कुमार जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं, और खासतौर पर हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, अशोक कुमार जी, अब आपको फैसला करना होगा, तो आप कैसे फैसला करेंगे कौन सक्षम है कौन असक्षम है? और या फिर क्या गाइडलाइंस होंगी? क्या किस्तों में फीस ली जाएगी जो लोग सक्षम नहीं है देने में, या फिर जिनको मुसीबतें इस वक्त आई हुई हैं, जिन पर आर्थिक संकट आया हुआ है, क्या उनसे किस्तों में फीस ली जाएगी? इसको लेकर भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मैम, पहले तो सरकार ने ये तो पेरेंट्स को या अभिभावक को ही तो कैटेगरी में बांट दिया, वो गलत किया, सक्षम और असक्षम। क्योंकि स्कूल वाले ने अभिभावक का पता होता है कि कौन सक्षम है कौन असक्षम है, और रियल ये है स्कूल वाला इतना सोशल वर्क जरूर करता है कि जो पेरेंट्स की व्यवस्था में लॉकडाउन में परिस्थिति में मजबूरी है उसकी सहयोग वैसे भी करता है। लॉकडाउन से पहले भी स्कूल वाला इस प्रकार के प्रायोरिटी पेरेंट्स को मदद दी है, देते रहेंगे। और आगे अब है जैसे जो पेरेंट्स इस प्रकार के, यानी कि हमारे साथ तो वो बात होगी मैम, सक्षम वाले भी सक्षम में जुड़ गए, ये भी कहने लगे कि सरकार ने कहा है कि सक्षम होंगे तब देंगे, लेकिन ये व्यवस्था स्कूल वाले के साथ गंभीर बनी कि पेरेंट्स को दो वर्ग में बांटा गया। सरकार ने ये बात नहीं कही थी कि सक्षम और असक्षम है, इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। स्कूल से पेरेंट्स का मेल जोल है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, स्कूल की जिम्मेवारी ले जाए उसके बच्चे की, चारों तरफ से शिक्षा के स्तर से भी, देखभाल से भी, तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि पेरेंट्स सक्षम और असक्षम का इसमें कोई दायित्व नहीं आता।
जो लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स की, जिस अभिभावक की रोजगार कम हुआ है या घटा है या नहीं मिला काम, तो स्कूल वाला उस पेरेंट्स को तो वैसे ही मदद देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत के नाते, गुरुजन के नाते वो जरूर इस प्रकार की जरूर सोचता है। कोई प्रेशराइज नहीं करता कभी पेरेंट्स को, जो इस प्रकार का पेरेंट्स होता है कि भाई ये व्यवस्था खराब है तो वो। अच्छा अशोक कुमार जी, निजी स्कूल देखिए दबाव तो बना ही नहीं सकते हैं किसी भी तरह से अभिभावकों पर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप तमाम नियम बना रहे हैं कि किसी भी तरह से ऐसे पेरेंट्स पर दबाव ना बनाया जाए जो पूरी तरह से सक्षम है फीस ना देने को लेकर, फीस देने को लेकर? है जब अभिभावक कोई स्कूल में आएगा, इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन देगा तो स्कूल वाला उसको जानता है, क्योंकि उसकी स्कूल वाले के साथ अटैचमेंट है, बच्चा उसका पढ़ता है, तो उसको स्कूल वाला अपने अनुसार उसको देखेगा, ऐसी बात नहीं। और मानवता इंसानियत के नाते उस चीज को जरूर हैंडल करेगा, सोल्यूशन भी करेगा उसका। लेकिन हमारे साथ इस टाइम में मजबूरी क्या बनी कि जो सरकार की गाइडलाइन पहले आई, हमारे पास एक स्टाफ है जो वर्क किया बेचारे 2 महीने घर से बैठ के ऑनलाइन, आपने पता है इंटरनेट से कितना मेहनत होती है स्टाफ की, वर्किंग की। उस वर्क के दौरान बेचारा वो 2 महीने से बैठा, उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं हो पा रही। क्यों? स्कूल के अंदर फीस नहीं आ रही। और सभी एक कैटेगरी नहीं होते ना, ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक दशा के कमजोरी में भी है। स्कूल के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्टाफ सैलरी से अलग बहुत बात करते हैं। कोई लोन किस्त है, कोई EMI की बचती है, कोई टैक्स की है। हमारे को कोई किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है कि निजी स्कूलों को सरकार ने ये राहत देगी। हम आज भी EMI भर रहे हैं, बचती है, चाहे वो लोन की टैक्स की है, चाहे बिजली बिल है। अभिभावक को इस प्रकार से सरकार ने बांटने की कोशिश की, स्कूल को और अभिभावक को सरकार ने बिठाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये भी है कि रियायतें देने के बाद देखिए कुछ अभिभावकों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो पहले आरोप लग चुके हैं निजी स्कूलों पर कि हमेशा से ही दबाव बनाया जाता है, बहुत ज्यादा फीस ली जाती है, और ऐसे में अब तो वो ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन हाँ जो पूरे महीने की फीस होती है उसे लिया जाएगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि निजी स्कूल ज्यादा फीस वसूलते हैं जबरदस्ती? मैं वही कहना चाहता हूँ आपको, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रदेश स्तर तक 10% स्कूल होते हैं, 90% में स्कूल है जो मीडियम वर्ग से होता है, स्कूल संचालक भी और पेरेंट्स भी। सभी स्कूल एक कैटेगरी में नहीं होते मैम। ठीक है, सभी स्कूलों की वो मीडियम स्कूल भी होता है जो मदद देता है पेरेंट्स को। आपका ये कहना है कि सभी स्कूलों के साथ ये हालात नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं। लेकिन इस वक्त देखिए भगत सिंह जो है अभिभावक फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह जी, क्या कहेंगे आप फीस वसूली मामले को लेकर, खास तौर पर जो पहले से ही हमने सुना था बहुत बार, लेकिन अब जो फीस को लेकर रियायतें दी गई है निजी स्कूल संचालकों को, उसमें आप अभिभावक के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैम जो भी ये सरकार का फैसला है ये गलत है मेरे हिसाब से। तो अब ये बताइए 2 महीने से हम बैठे हुए हैं और 2 महीने से जैसे सरकार ने बोला था कि कंपनियां सारी जो सैलरी देंगी उसका 1 रुपया भी नहीं मिला। और जो भी हम कमाते हैं 7,500-8 हजार रुपये महीने के कमाते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, उसमें तीनों बच्चों की 1000, 1500, 800 ऐसे करके फीस जाती है और मेरा घर का भी खर्चा है। तो बताइए ऐसे में हम कैसे फीस दे दें? कर्जा लेके तो हम अपना खर्चा चला रहे हैं। तो बताइए तो सरकार का ये गलत फैसला लगा है। आपके पास कोई कॉल आया है स्कूल से फीस को लेकर? अभी तो कॉल आया नहीं है, पर पड़ोस में ही है, सब बगल में ही है ये स्कूल, मास्टर और वो मिलते रहते हैं हमसे। ठीक है, तो क्या अभी तक, क्योंकि देखिए कल ही इस बात का ऐलान हुआ है अनलॉक 1 शुरू होने के साथ ही, क्या अभी तक किसी भी तरह का, किसी भी टीचर का, किसी भी प्रिंसिपल का ये कहना हुआ है कि आपको फीस देनी होगी? जी मैम, बोला है, इसलिए बोला गया है आपको? के लिए हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आप दे पाएंगे? किस तरह से दे पाएंगे इस जून महीने की फीस? और मैम हम पे तो ये फीस नहीं दे पाएगी फिलहाल, क्योंकि हमें अपना खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है और कंपनियां भी अभी, हमारी ड्यूटी भी चालू नहीं हो पाई है। अभी कुछ दिन से जाने लगा हूँ, 2-4 दिन हुए हैं ड्यूटी जाने से। अब आप ही बताइए कैसे खर्चा चलेगा, कैसे फीस देंगे हम? बहुत सारी दिक्कतें देखिए इस वक्त देखने को मिल रही हैं। शिक्षाविद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, यानी कि अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं तो यशपाल यादव जी देखिए आपने दोनों ही सिचुएशंस देखी।
यानी कि खुद अभिभावकों का क्या कहना है, प्राइवेट स्कूल्स का क्या कहना है, वो आप तमाम चीजें सुन रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मसले पर? देखिए मैडम, पूरी तरह से सरकार का दायित्व बन जाता है। सरकार का क्या काम है कि सरकार पेरेंट्स और स्कूल संचालक को आपस में लड़वाने का काम कर रही है, और हमें उस तरह से पेश किया जा रहा है, स्कूल संचालकों को उस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये लोग समाज के सबसे बैड एलिमेंट्स है, सबसे जो है बुरे तबके के लोग हैं। उस तरह से सरकार पेश कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हल निकालना होगा। पेरेंट्स और अभिभावकों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार को बैठकर इसका हल निकालना होगा। जी, लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही हमने ये कहा था सरकार को कि हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। जब तक आप छुट्टियां कहेंगे जब तक छुट्टियां चलती रहेंगी, जब तक आप कहेंगे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे। जब कहीं तक आप ऐसा तो नहीं, देखिए क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है दूसरे चरण में यानी कि जुलाई से हो सकता है कि स्कूल खुल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार हो और इसीलिए जून से शुरुआत कर दी गई हो सकता है कि स्कूल, अभी तक हमारे पास किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया स्कूल खोलने से संबंधित। हो सकता है कि जुलाई से स्कूल खोलने की संभावना जारी की जा रही हो, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जून से फीस ले लीजिए। तो सरकार खुद फैसला करे और खुद देखे और ये भी देखे कि स्कूलों की हालत कैसी है। केवल और केवल 10% स्कूलों को ये मानकर के इनकी माली हालत अच्छी है, इनके पास पैसे बहुत है, और फिर 100% स्कूलों पर वो डिसीजन लागू कर दिया जाए, ये भी गलत है। केवल और केवल वो 10% जो स्कूल है उन्हीं पर वो डिसीजन लागू किया जाए, और जो मध्यम दर्जे के और छोटे दर्जे के जो स्कूल है उनको बल्कि सरकार की मदद की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि पेरेंट्स से फीस नहीं मिल पा रही। और हम चाहते नहीं कि पेरेंट्स से फीस मांगे या उनसे ज्यादा दबाव डाले, क्योंकि यदि ज्यादा दबाव हमने डाला तो हो सकता है कि वो बच्चों को घर बिठाना पसंद करें, फीस देना पसंद ना करें। फीस देना इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि उनके पास पैसे नहीं है, और इससे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसी हालत में शिक्षा स्तर को लेकर ऐसी हालत में शिक्षा का स्तर गिरेगा। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार मध्यम दर्जे के और छोटे दर्जे के स्कूलों की मदद करे, और जो उच्च वर्ग के जो स्कूल है जिनके पास पैसे की अधिकता है, जो पेरेंट्स पर प्रेशर भी डालते हैं, जिसके कारण हमारा मामला सारा होच पोच हो रहा है, ऐसे स्कूलों पर दबाव बनाए कि वो फीस ना मांगे, या ऐसे स्कूलों पर ये भी दबाव बनाया जा सकता है सरकार द्वारा, या फिर उनकी मदद किस तरह से की जाए इस पर भी विचार किया जा सकता है स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठकर खासतौर पर। बिल्कुल, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिभावक भी जुड़े, हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े, हमारे साथ स्कूल एसोसिएशन के महासचिव जुड़े जो हरियाणा प्रदेश से थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी अपनी बातें रखी और ऐसे में ही इस मुद्दे को हमने खोल कर देखा कि इस रियायत के साथ कितनी ज्यादा मुश्किलें खासतौर पर स्कूल एसोसिएशन यानी कि प्राइवेट स्कूल्स और निजी संचालकों को खासतौर पर होने वाली है। इसके साथ ही अभिभावकों को कितनी दिक्कतें होने वाली है, खासतौर पर वो अभिभावक जो इस वक्त सक्षम नहीं दिखाई देते। अब ऐसे में देखिए, सवाल इस बात का भी है कि क्या सक्षम और क्या असक्षम, यानी कि कौन से अभिभावक सक्षम है, कौन से असक्षम है। इस कड़ी को भी सुलझाने की आवश्यकता खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों को ही करनी होगी। तो ये जो कड़ी है, इसमें बच्चों की शिक्षा के स्तर को लेकर ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स अभी भी नजर आते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं और ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल है, और अगर उनसे फीस मांगी जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को घर पर बैठाना ज्यादा पसंद करेंगे, या फिर वो उनकी मजबूरी हो जाएगी। हालांकि कोई भी इस मजबूरी से नहीं जूझना चाहता, और ऐसे में स्कूल्स भी बहुत सारे, देखिए, ऐसे स्कूल हैं जिन पर आरोप तो लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो लोगों की मजबूरी को भी समझते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले का हल किस तरह से निकाला जाता है, अभिभावक और जो स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, क्या वो मिलकर इसका हल निकालते हैं, या फिर खास तौर पर ये दोनों ही सरकार से बात कर इसका हल निकालते हैं, इसको देखना फिलहाल हमारा खास तौर पर वक्त ही बताएगा। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसका हम इंतजार करें कि क्या फैसला निकलता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।